फंजाई पढ़ने जा रहे हैं, फंजाई पढ़ने जा रहे हैं। देखो फंजाई क्या होती है, फंजाई फिलामेंटस होती है। मोस्टली फंजाई कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। बस एक यीस्ट ऐसी फंजाई जो होती है मोस्टली फिलामेंटस होती है। देखो फिलामेंटस स्ट्रक्चर कैसी होती है, देखो ये ऐसी कुछ होती है फिलामेंटस स्ट्रक्चर की, ऐसे चेन सी बनती है, मोतियों की माला सी जो बनती है ना, ये होती है अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो फंजाई मोस्टली फिलामेंटस होती है। जो यीस्ट होती है, यीस्ट होती है वो नहीं फिलामेंटस, वो फिलामेंटस नहीं होती है, ये बात यहाँ पे याद रखनी है। और क्या है फंजाई, फंजाई की बॉडी कैसे बनती है, बॉडी कैसे बनती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। मैंने क्या बोला, फंजाई की बॉडी कैसे बनती है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, जिसको हाइफी बोलते हैं। और इसी हाइफी का अगर नेटवर्क बना दे तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। मेरी बात एक बार फिर से रिपीट करता हूं, फंजाई किससे बनी है, हाइफी से बनी है। और हाइफी का ही अगर हम नेटवर्क बना दे, देख लो इधर कोने में देखो, नेटवर्क अगर बना दे तो उसको माइसीलियम बोलते हैं। ठीक है, अब माइसीलियम जो है वो सिनोसिटिक भी हो सकता है, सेप्टेट भी हो सकता है। सिनोसिटिक यानी आप देख पा रहे हो कि बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही कमरे के अंदर बंद हैं, कोई सेल की डिवीजन नहीं हुई है। और सेप्टेट है ना, यानी सेप्टा प्रेजेंट है, सेप्टा यानी इस तरीके से डिवीजन हुई है और एक एक न्यूक्लियस का वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, सिनोसिटिक सेप्टेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं प्लाज्मोगेमी। ये कुछ टर्म है जो हमें याद करनी चाहिए, याद करनी क्या है, अपने आप ही हो जाएंगे। देखो अब प्लाज्मोगेमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल यूनिट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट को हम बोलते हैं प्लाज्मोगेमी। नेक्स्ट है करियोगेमी। देखो गैमी का मतलब क्या है, फ्यूजन हो गया। करियो वर्ड किसके लिए यूज होता है, न्यूक्लियस के लिए। करियो वर्ड जो यूज होता है वो न्यूक्लियस के लिए यूज होता है। और गैमी का मतलब है फ्यूजन हो गया, मतलब फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई। ठीक है, अब नेक्स्ट है डाई करियोन। देखो डाई का मतलब होता है दो, करियो मतलब न्यूक्लियस, मतलब एक सेल के पास जब दो न्यूक्लियस हो उसको बोलते हैं डाई करियोन। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, अगर ये सेल है तो इसके पास क्या है, एक न्यूक्लियस पाया जाना चाहिए, ये एक न्यूक्लियस। ठीक है, पर अगर एक सेल के पास दो न्यूक्लियस हो तो उसको बोलते हैं डाई करियोन। ठीक है, डाइकरियोफेज क्या होगा कि ऐसा फेज जिसमें क्या है, डाइकरियोन पाया जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन यहीं पे आप निपटा दो कि डाइकरियोन जो फेज है ना, यानी ये वाली स्टेज है, ये किस में दिखाई देती है, एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देती है एंड बेसिडियोमाइसिटीज में दिखाई देती है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डाइकरियोन फेज कहाँ पे दिखाई देता है, एस्कोमाइसिटीज में दिखाई देता है और बेसिडियोमाइसिटीज में दिखाई देता है। ठीक है, अब देखिए हमने बात की थी कि माइसीलियम होता है क्या, नेटवर्क ऑफ हाइफी क्या होता है, माइसीलियम होता है। अब एनसीईआरटी में आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको अलग अलग फंजाई में लिखा हुआ मिलेगा कि इसका माइसीलियम ऐसा है, इसका माइसीलियम ऐसा है, तो अलग अलग पढ़ने में कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, एक ही जगह पे लिख दिया है ना। अपने पास फंजाई कौन सी होती है, एक होती है फाइकोमाइसिटीज होती है, एक होती है एस्कोमाइसिटीज, एक बेसिडियोमाइसिटीज, एक ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो माइसीलियम की बात करें तो एनसीईआरटी को फॉलो हुए करते हुए चल रहे हैं कि फाइकोमाइसिटीज का माइसीलियम क्या है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक है। और बाकी तीनों का बिल्कुल सेम है, कैसा, सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, इसका भी सेम, इसका भी सेम। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज का कैसा है, एसेप्टेट, मैं यहां पे ब्लू कलर से कर देता हूं कि इसका बिल्कुल अलग है और बाकी तीनों का बिल्कुल सेम है, बाकी तीनों का बिल्कुल सेम है। अब हम बात कर रहे हैं इंडिविजुअल फंजाई के बारे में कि फाइकोमाइसिटीज में क्या है, एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड, डैम्प प्लेसेस, पैरासाइट यहां पे रह सकती है। क्वेश्चन यही बनेगा, पहला क्वेश्चन तो इंडिविजुअल फंजाई का ये वाला हो गया कि किसका माइसीलियम कैसा होता है। ठीक है, और क्या है, इनके एग्जाम्पल के क्वेश्चन बनते हैं। फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल म्यूकर है, राइजोपस है, एल्ब्यूगो है। राइजोपस क्या है, ब्रेड माउल्ड है, एल्ब्यूगो पैरासिटिक ऑन मस्टर्ड है। फंजाई के एग्जाम्पल की आप टेंशन मत लो, इसकी ट्रिक आ जाएगी, आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लो। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज की बात करें, एस्कोमाइसिटीज में क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है, एक तो कोप्रोफिलस, आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि कोप्रोफिलस फंजाई कौन सी है, तो वो कौन सी अपनी एस्कोमाइसिटीज होती है।
ठीक है। और क्या है, मोस्टली ये मल्टी सेलुलर होती है ना, पेनिसिलियम मोस्टली होगी तो एक एग्जांपल याद करने की जरूरत आपको नहीं है। रेयरली यूनिसेलुलर होती है यीस्ट, ये आपको याद करना है कि यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी होती है, यीस्ट होती है, ये आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इसके फिर से बोल रहा हूं, एग्जाम्पल यहां पे याद मत करो, आपको ट्रिक मिल जाएगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको हर एक वीडियो का पता लगता रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम ड्यूटेरोमाइसिटीज की बात करने वाले हैं। इसको इनपरफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है, इसको इम्परफेक्ट फंजाई भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें ओनली एंड ओनली ए सेक्सुअल फेज होता है। इसमें जो सेक्सुअल फेज होता है, इसमें जो सेक्सुअल फेज होता है वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए सेक्सुअल फेज अब्सेंट है, इसीलिए इसको इनपरफेक्ट फंजाई बोला जाता है। ये इसके एग्जांपल हैं जो कि ट्रिक आपको मिल जाएगी, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिडियोमाइसिटीज। इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स। बेसिडियोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है? ब्रैकेट फंजाई या फिर पफ बॉल्स। ठीक है, इसमें क्या है? ए सेक्सुअल स्पोर जनरली अब्सेंट। अब यहां पे एक बात पे ध्यान देंगे कि ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल फेज जो था वो अब्सेंट था, जबकि बेसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल फेज अब्सेंट है। समझ रहे हो? उसमें क्या था? सेक्सुअल फेज अब्सेंट था और यहाँ पे ए सेक्सुअल अब्सेंट है। ये बात हमको यहाँ पे पता चल गई। सेक्स ऑर्गन इसमें अब्सेंट होते हैं, इससे कुछ इतना खास क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब ये इसके एग्जाम्पल है। प्लाज्मोगेमी ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है स्पोर। कौन सी फंजाई में कौन से स्पोर प्रेजेंट होते हैं, कौन से स्पोर सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, कौन सी फंजाई में कौन से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से सेक्सुअल स्पोर्स हैं, कौन से एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, सारी कंफ्यूजन एक बार में दूर हो जाएगी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है, आपको कुछ नहीं करना, बस एसी में बैठ के फिजिक्स की डीसी पांडे पढ़नी है। अब देखो, बस BAS, बी से बेसिडियोस्पोर, ए से एस्कोस्पोर और एस से सेक्सुअल, मतलब यहां पे अपनी सेक्सुअल स्पोर की कंफ्यूजन दूर होगी कि सेक्सुअल स्पोर कौन से होते हैं, बेसिडियोस्पोर एंड एस्कोस्पोर। अब ये कहां पे प्रेजेंट होंगे, नाम से ही पता लग रहा है कि बेसिडियोस्पोर्स प्रेजेंट होंगे बेसिडियोमाइसिटीज में और एस्कोस्पोर प्रेजेंट होंगे एस्कोमाइसिटीज में। अब यहां पे अपने सेक्सुअल स्पोर खत्म हो गए, मतलब ये जितने भी बचे ये होंगे सारे एसेक्सुअल स्पोर, ये होंगे सारे एसेक्सुअल स्पोर। बिल्कुल क्लियर है? अब देखो, ए से एस्कोमाइसिटीज और सी से कोनिडिया, मतलब एस्कोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर कौन से होंगे, कोनिडिया वाले। ठीक है, नेक्स्ट है फिजिक्स। यहां पे पी से है फाइकोमाइसिटीज और एस से है स्पोरेंजियोस्पोर, मतलब फाइकोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर होंगे स्पोरेंजियोस्पोर। अब स्पोरेंजियोस्पोर दो टाइप के हो सकते हैं, या जूस्पोर या अप्लानोस्पोर। नेक्स्ट है डी से ड्यूटेरोमाइसिटीज और सी से कोनिडिया, मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज के एसेक्सुअल स्पोर होंगे कोनिडिया। क्लियर है? बेसिडियोमाइसिटीज में कोई भी एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट नहीं होते। अब इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन और होती है कि कौन से स्पोर एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होते हैं और कौन से एंडोजीनसली। तो कोनिडियोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स, ये दो टाइप के स्पोर होंगे एक्सोजीनसली प्रोड्यूस होंगे, है ना, और बाकी के जितने भी सारे बचे वो होंगे एंडोजीनसली। बिल्कुल क्लियर है? तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या, वायरस। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वायरस। देखो, वायरस नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, अब इनकी खास बात क्या है वायरस की? देखो, वायरस अगर अकेला बाहर अकेला घूम रहा है तो वो डेड माना जाएगा, वो डेड माना जाएगा जब वो होस्ट से बाहर होता है। और वायरस, मान लो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोरोना वायरस हवा में घूम रहा है, ऐसे ऐसे उड़ रहा है, तो वो डेड माना जाएगा। बट अगर किसी को कोरोना वायरस है ना, किसी की बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो जिंदा माना जाएगा, वो जिंदा माना जाएगा। ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट, इसी बात से अपने को पता चल रहा है, ओब्लिगेट यानी वो पैरासाइट है तभी जिंदा रहेगा, वरना वो मरा हुआ माना जाता है। ठीक है, अब करता क्या है वायरस, करता क्या है वायरस, करता क्या है, जिस किसी को भी इन्फेक्ट करेगा ना तो उसकी सेल में जो भी मशीनरी होती है ना, मशीनरी उसको क्या करता है, अपने कब्जे में ले लेता है। और अपने कब्जे में जब मशीनरी ले लेगा तो क्या है, खुद की कॉपी बनाना शुरू कर देता है। वायरस की टेक्निक यही रहती है कि जिस सेल को वो इन्फेक्ट करेगा उसकी मशीनरी जो है अपने कब्जे में ले लेगा और खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। अब खुद की कॉपीज वो बनाएगा तो जाहिर सी बात है दूसरी सेल्स को वो इन्फेक्ट करेगा और वहां पे, है ना, नुकसान करना शुरू कर देगा।
ठीक है। अब बात करते हैं कि वायरस बनता किससे है। अब बात करते हैं वायरस अब बनता किससे है। देखो ये बनता किससे है, वायरस बनता किससे है, उसके पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा। देखो अब अपने पास तीन चीजें आती हैं। एक वायरस आता है, रोटी ज्यादा खा लिया आज तो, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे तीन चीजें आती हैं, एक वायरस आएगा, एक वायरोइड्स आएंगे और एक प्रायोन्स आएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों को ना साथ में करना आप हमेशा। देखो P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन, तो प्रायोन्स में ओनली एंड ओनली क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, P4 प्रायोन्स, P4 प्रोटीन्स, तो प्रायोन्स में ओनली एंड ओनली प्रोटीन्स होते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट वायरोइड्स में ओनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं। और जबकि वायरस की बात करें तो इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं और प्रोटीन भी होते हैं। वायरस में क्या है, न्यूक्लिक एसिड भी होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं अपने, है ना, डीएनए होते हैं या फिर क्या है, आरएनए। ठीक है, डीएनए या फिर आरएनए। तो यहां से अपने को बात पता चल गई कि वायरस के अंदर, यहां से पीला पीला कलर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बात पता चल गई कि वायरस के अंदर क्या है, न्यूक्लिक एसिड होते हैं और क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। अब जाहिर सी बात है, न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लिक एसिड का कुछ फंक्शन रहता होगा। तो न्यूक्लिक एसिड का फंक्शन क्या होता है, इन्फेक्शन करना। मतलब वायरस मेरी बॉडी के अंदर आके मान लो मेरे को इन्फेक्ट कर जाए तो मेरी बॉडी के अंदर जो नुकसान पहुंचाएगा वो किस वजह से, न्यूक्लिक एसिड की वजह से। और इस न्यूक्लिक एसिड, देखो वायरस का ये मेन हथियार है, वायरस का ये मेन हथियार है अटैक करने का। तो सिंपल सी बात है, इसकी प्रोटेक्शन उसको करनी पड़ेगी। तो इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है, प्रोटीन करता है, प्रोटीन कोट। प्रोटीन का कोट उसकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। अब प्रोटीन का कोट किससे बना होता है, कैप्सिड से बना होता है, कैप्सिड से। ठीक है, अब कैप्सिड किससे मिला है, बहुत सारे कैप्सोमियर से। एक बात फिर से करते हैं, देखो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट किससे बना है, कैप्सिड से। प्रोटीन कोट किससे बना है, कैप्सिड से। और कैप्सिड किससे बने हैं, बहुत सारे कैप्सोमियर से। कैप्सिड किससे बना है, बहुत सारे कैप्सोमियर से। फ्लो पकड़ में आ रहा है, कैप्सिड किससे बना है, बहुत सारे कैप्सोमियर से। अब कैप्सोमियर जो है उसकी अरेंजमेंट हेलिकल भी हो सकती है, जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टोबैको मोजेक वायरस। पॉलीहेड्रल भी हो सकती है, जैसा कि बैक्टीरियोफेज में होती है। ठीक है, हेलिकल भी हो सकती है, जैसा कि एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है, टोबैको मोजेक वायरस। और पॉलीहेड्रल भी, जैसे कि बैक्टीरियोफेज। ठीक है, अब वायरस के रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पे सारे हैं। कौन से, दिमित्री इवानोस्की, एमडब्ल्यू बेजरेनकी, डब्ल्यूएम स्टैनले। ठीक है, अब नेमिंग ऑफ वायरस किसने की थी। ठीक है, अब पुरानी एनसीईआरटी में देखोगे तो नेमिंग ऑफ वायरस का आएगा आपके सामने, पास्चर आएगा। बट नई एनसीईआरटी में क्या है, नेमिंग ऑफ वायरस किसने की है, दिमित्री क्या है, इवानोस्की ने। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। देखो कॉन्टेजियम का मतलब क्या होता है, इन्फेक्शियस। वाइवम का मतलब लिविंग, फ्लूइडियम मतलब फ्लूइड, है ना, मतलब क्या है, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ये वायरस के बारे में किसने बोला था, एमडब्ल्यू विजरेंट ने बोला था। नेक्स्ट है वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, वायरस को क्रिस्टलाइज किसने किया था, डब्ल्यूएम स्टैनले ने। डब्ल्यूएम स्टैनले ने वायरस को क्रिस्टलाइज किया था। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन सेंस की बात है कि जो प्लांट वायरस होते हैं ना, मतलब ऐसे वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, वो जनरली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं कि ऐसे वायरस जो जनरली प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उनमें आरएनए होता है। और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जनरली क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। और क्या है, नेक्स्ट क्या है, बैक्टीरियोफेज, मतलब ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनमें जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, बात ठीक है, प्लांट वाला, एनिमल वाला, बैक्टीरिया वाला। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब वायरोइड्स के बारे में हम बात कर चुके हैं कि इसमें क्या होते हैं, वायरोइड्स के अंदर ओनली एंड ओनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ओनली न्यूक्लिक एसिड होते हैं। अब वायरोइड्स की डिस्कवरी की बात कर रहे हैं, वायरोइड्स की डिस्कवरी के लिए पीला पीला कर लेते हैं। डिस्कवरी किसने की थी, टी.ओ. डाइनर ने डिस्कवरी की थी। ये वायरोइड्स जो है एक डिजीज कोज करते हैं, कौन सी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये कोज करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है। ये बात हम यहां पे कर चुके हैं कि ओनली न्यूक्लिक एसिड होता है, डीएनए या आरएनए, प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए होते हैं। मतलब इनका जो न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है। डीएनए नहीं होता, आरएनए होता है, वो भी कैसा, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। ठीक है, और प्रोटीन तो इसमें एब्सेंट ही होता है। तो इनको डायरेक्ट ही क्या बोल सकते हैं हम, लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए, इनको डायरेक्ट बोल सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम प्रायोन्स की बात करें। प्रायोन्स में क्या होता था, पी फॉर प्रायोन, पी फॉर प्रोटीन, ओनली प्रोटीन, है ना। प्रायोन्स की बीमारी है बेसिकली यहाँ पे कौन सी बीमारी कोस करते हैं कि कैटल के अंदर कौन सी बीमारी, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, बीएसई, ठीक है, बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। और इसी का, है ना, जो प्रायोन ये वाली बीमारी करता है, इसी का एनालोगस वेरिएंट है जो ये वाली बीमारी ह्यूमंस में करता है। कौन सी, ये CJD, है ना, कौन सी, सीआर जैकब डिजीज, जो ह्यूमंस में खोज करता है। ध्यान रखना है ये बीमारी किसकी है, कैटल की है, ये ह्यूमंस की है ना। ऐसा मत कर देना इसको, बोवाइन नाम आ गया, बोवाइन में अपनी क्या आती है, भैंस गाय, वो बोवाइन में ही आएंगे अपने, ठीक है। और ये अपने ह्यूमंस में है, ठीक है। लास्ट है, बिल्कुल लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लाइकन। लाइकन क्या है, एक तरीके का गठबंधन है। गठबंधन किसके बीच का है, एल्गी के बीच का और फंजाई के बीच का, है ना। एल्गी वाले कंपोनेंट को हम फाइकोबायोंट बोलते हैं और फंजाई वाले कंपोनेंट को माइकोबायोंट। देखो माइको जो वर्ड है ना, माइको, वो फंजाई के लिए यूज होता है। अब जाहिर सी बात है, एल्गी जो होती है वो अपना खाना खुद बनाती है, यानी ऑटोट्रॉफिक होती है, और फंजाई जो है वो हेट्रोट्रॉफिक, यानी अपना खाना खुद वो नहीं बनाती है, ठीक है। अब एल्गी फंजाई को क्या प्रोवाइड कराएगी, फूड प्रोवाइड कराएगी, और फंजाई एल्गी को क्या प्रोवाइड कराएगा, शेल्टर प्रोवाइड कराएगा, मिनरल्स और वाटर उसको ऑब्जॉर्व करके देगा, ठीक है। सिंपल है। अब लाइकन की एक खास बात याद रखना कि पोल्यूशन इंडिकेटर होता है, मतलब ऐसे एरिया में पाई जाएगी जहां पे, ऐसे एरिया में लाइकन पाई जाएगी जहां पे पोल्यूशन जो बहुत कम होता है। जहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा होगा वहां पे लाइकन जो है वो नहीं पाई जाएगी। तो इसलिए ये पोल्यूशन इंडिकेटर है कि हम पता लगा सकते हैं कि कहां पे कितना पोल्यूशन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर अपना समाप्त किया है, जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।